हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को। आज की क्लास में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, कहाँ पर एक इनकम के साथ कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड हो पाता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। देन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मेथड पढ़ेंगे। करते हैं स्टार्ट क्लास विद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किस कंडीशन में कह सकते हो कि जो इनकम का लेवल है वो इक्विलिब्रियम है। मींस जिस कंडीशन में हमारी जो एग्रीगेट टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई मींस टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाए। जितनी पर्सन ने किसी भी गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग डिमांड की थी उतनी ही अगर उनको सप्लाई मिलती है, दैट मीन वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। ठीक है, देखते हैं। It is determined only at the point where AD is equal to AS और S is equal to I, कि जहां पर हमारी सेविंग इक्वल टू हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट, दैट वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। लाइक द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज, कि जितनी पीपल्स ने डिमांड की थी किसी भी गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, अगर उतनी ही उनको सप्लाई मिलती है, बट इट कैन नॉट ऑलवेज बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि ये ऐसा नहीं होगा कि उस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट फुल हो। ऑल्सो इट इज कैन बी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, वो हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो। अब बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्सन काम करना चाहता भी है और उसको काम मिल भी जाता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी काबिलियत होती है उस वेजेस रेट के ऊपर। वो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। इसमें पर्सन की विलिंगनेस भी होनी चाहिए और उसको काम भी मिलना चाहिए और वो एबल भी होना चाहिए। फुल employment is a situation when all those who are able and willing to work at prevailing wages rate get the opportunity to work। ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट देखो, देन आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री इच्छिक बेरोजगार, यहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भाई बंदा निठल्ला है, हरकती है, वो एबल है काम करने के लेकिन उसकी इच्छा नहीं है उठने की, काम करने की, दैट मीन क्या होगा, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पर्सन इज एबल टू वर्क, काम करने के एबल है वो, बट नॉट विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस रेट। भाई उसकी इच्छा नहीं, या तो वेजेस को लेके ले लो, या यहां पर क्या कहा गया है, वेजेस रेट पे। हो सकता है कि वैसे ही उसकी इच्छा ना हो, वो निठल्ले टाइप का इंसान हो। ठीक है, वो होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात आती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अपनी इच्छा से नहीं है लेकिन यहां पर तो उसको काम ही नहीं मिलता, बेचारा थक गया है ढूंढ ढूंढ के काम को। इस कंडीशन में जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो एबल भी होता है और काम करने की उसके अंदर विलिंगनेस भी होती है, बट उसको काम नहीं मिलता। Involuntary unemployment is a situation where worker is able and willing to work at prevailing wages rate but does not get work, लेकिन उसको काम नहीं मिला। ठीक है, फिर बात आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लोग कम वेजेस के साथ भी काम करने को तैयार होते हैं बट उनको काम नहीं मिलता। यहां पर क्या होगा, पहले आपने पढ़ा था प्रीवेलिंग वेजेस रेट था, वेजेस के साथ उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। यहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है बट उनको जॉब नहीं मिलती। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर एबल वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस रेट आर नॉट गेटिंग जॉब।
It refer to that situation in the economy where AS is equal to AD. यहां पर जितनी सप्लाई की थी उतने की डिमांड मिल गई थी, या जो सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स. यहां पर लेबर पूरी नहीं मिली उनको, वो फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जहां पर जितने भी हमारी इनकम के अंदर चेंजेस आता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. भाई जितना इनकम के अंदर चेंज आया हमने उतने ही चेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चेंज कर लिया, वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. दैट मीन क्या हो जाएगा यहां पर फॉर्मूला कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम डिवाइड बाय में चेंज इन इन्वेस्टमेंट. यहां पर इनकम, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट. भाई इतनी इन्वेस्टमेंट थी, इतनी उसके अंदर चेंज आया है. उल्टा है यहां पर, रेशियो देखो कि इनके बीच में है, इन्वेस्टमेंट नीचे है और इनकम ऊपर है. मल्टीप्लायर में ये ध्यान रखना है कि भाई जितना भी हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से जो इनकम के अंदर चेंज आया है, मीन्स हमने कोई भी मशीनरी वगैरह खरीदी तो उससे हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई, या हमने पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने अपनी मशीनरी प्लांट वगैरह खरीदने पर, उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इनकम थी वो बढ़ने की बजाय कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. दैट मीन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस में एमपीसी, और 1 माइनस में एमपीसी क्या होता है? एमपीएस होता है, तो 1 बाय एमपीएस भी लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, ये फॉर्मूले आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यू में आ सकते हैं. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लाई बिटवीन 1 टू इंफिनिटी. किसके बीच में लाई करती है? कभी भी जीरो नहीं होगी, ये याद रखना, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक चलती जाएगी. ठीक है, ये था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, किस पे? फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एग्रीगेट सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड हो. भाई डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम मिली हो, दैट मीन वो होगा एक्सेस डिमांड. सो एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन, excess demand refer to a situation when aggregate demand exceed aggregate supply. क्या exceed करेगा? डिमांड किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, corresponding to full employment. किसके corresponding? full employment के. ठीक है, फिर आता है इन्फ्लेशनरी गैप. सो जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है वो एक्चुअल में जितनी भी एग्रीगेट डिमांड थी उससे एक्सीड किया उसने, किससे? कि एक्चुअल में कितना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड कितनी बड़ी है. So, inflationary gap is gap by which actual aggregate demand exceed the level of aggregate demand required to establish full employment. Full employment के लिए कितनी aggregate demand की हमें जरूरत थी, उसके रिगार्डिंग कितनी excess हुई है. ठीक है, it measure the extend the excess demand. ये बताता जो excess demand है उसको भी extend करके. ओके, किसके द्वारा? inflationary gap के द्वारा. उसके बाद आता है डेफिशिएंट डिमांड. भाई यहां पर डिमांड कम थी लेकिन सप्लाई ज्यादा आ गई. इस कंडीशन में क्या होगा कि डिमांड कम थी लेकिन उसके ऊपर सप्लाई ज्यादा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही तो होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, दैट मीन वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा करेंगे. डिमांड से भी ऊपर सप्लाई आई है तो होता है डेफिशिएंट डिमांड. व्हेन AD falls short of AS at full employment, it is called deficit demand. In other words, AD less than AS at the level of full employment, it is called deficit demand. ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है डिफलेंसरी गैप. डिफलेंसरी गैप क्या होता भाई? वो था गैप हमारा जितनी भी एक्चुअल डिमांड मोर देन थी, एक्सीड कर रही थी, जितनी भी रिक्वायर थी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहां पर एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीगेट डिमांड की रिक्वायर होती है उससे. यहां पर क्या होगी? कम. फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड की नीड थी उससे भी कम आ गई एग्रीगेट डिमांड. ठीक है,
सो डिफाइनेंशियरी गैप इज द गैप बाई which actual aggregate demand is less than the level of aggregate demand required to establish full employment. It measures the extent of deficit demand. देखो डायग्राम के थ्रू बताती हूं मैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड. सो देखो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का है, ये है इनकम का. यहां पर तो थी हमारी नेशनल इनकम, यहां पर थी डिमांड. भाई यहां ये थी एग्रीगेट सप्लाई और इस लेवल पे पहले देखो एग्रीगेट डिमांड इतनी थी, देन एग्रीगेट डिमांड AD1 हो गई. ठीक है, अब पर्सन की इनकम कितनी थी, इस लेवल पे थी, तो ये वाली क्या होगी, A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट ले लो, देन ये E पॉइंट लेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर. ठीक है, उसके बाद जब पर्सन की इनकम ये हुई Y1, ये Y0, सो ये वाला जो गैप होगा यहां पर, दिस वन, ये होगा इनफ्लेशनरी गैप. ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सीड करके जाता है, जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट का है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है, यहां पर डिमांड हमारी ज्यादा है और सप्लाई कम है. बट डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सप्लाई तो ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन तो ज्यादा बनता है, लेकिन उसके लिए डिमांड कम आई हुई है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डेफिलेशनरी गैप. ये क्या होगा, डेफिसिएट डिमांड, और ये तो होगा डेफिसिएट डिमांड, और ये होगा एक्सेस डिमांड. इस पॉइंट पर एक्सेस डिमांड. क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हमें समझना है. ओके, सो आगे देखो. उसके बाद हम बात करते हैं मेथड टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएट डिमांड. भाई किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर डिमांड ज्यादा है या डिमांड कम है. तो ये कंडीशन होगी, सबसे पहले होगा फिस्कल मेजर और फिस्कल पॉलिसीज. भाई फिस्कल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड होगा ना, कि मेजर किस तरीके से करेंगे, पॉलिसीज क्या क्या बनाएंगे उसके लिए. सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा चेंज इन टैक्स. भाई जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर चेंजेस ले आओ, अपने आप ही जिस गुड की ज्यादा डिमांड होगी उसके ऊपर उस हिसाब से टैक्स लगा दो, तो उसके लिए डिमांड को अगर ज्यादा है तो कंट्रोल में ले आएंगे, कम है तो पूरी कर देंगे. नेक्स्ट, चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है वो किस टाइप की है, उसको किस टाइप की गुड्स की नीड है, किन चीजों की वो डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर करने चाहिए. चेंज इन पब्लिक बोरोइंग. भाई जो पब्लिक से बोरोइंग की जो पब्लिक बोरोइंग करती है उनकी रेट में चेंजेस ले आओ, तब भी तो कंट्रोल किया जा सकता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिएट डिमांड को. ठीक है, डेफिसिएट फाइनेंसिंग मींस प्रिंटिंग न्यू नोट्स. भाई न्यू नोट्स बना दो, पैसे की तो नीड है, इनकम अराइज करनी है, तो उसके लिए नोट्स बना दो, डेफिसिएट फाइनेंसिंग कर दो. ओके, तो ये थे फिस्कल मेजर और फिस्कल पॉलिसी. उसके बाद देखते हैं भाई यहां पर हमने मॉनेटरी मेजर किया और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई है. सबसे पहले जो मॉनेटरी मेजरमेंट या मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्वांटिटिव मेजरमेंट देखा जाता है. लाइक बैंक रेट बढ़ा दी जाए, बैंक रेट को कंट्रोल कर दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो को कंट्रोल कर दिया जाए, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को कंट्रोल किया जाए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए जो रेट फिक्स की गई है उसके अंदर चेंजेस किए जाए. ये चीज होती क्या है वो देखो, जो पब्लिक बैंक से फाइनेंसिंग लेती है, पैसा लेती है, उसके ऊपर रेट को कम कर दे ताकि उधार दे के वो अपना कुछ काम शुरू कर सके. कैश रिजर्व रेशियो के अंदर मींस यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर दिया जाए कि कोई भी जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास या बैंक के पास कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं, उनके लिए क्या कर दे, मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट के लिए फिक्स कर दिया जाए कि पर्टिकुलर इतनी अमाउंट तो आपको मिनिमम डिपॉजिट करवानी है. फिर उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि जो कॉमर्शियल बैंक को पैसा जमा करवाया गया है
तो वो कितना जल्दी उसको लिक्विडिटी करता है, कैश के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके लिए न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम परसेंटेज फिक्स कर दिया जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस हमें फॉरेन से किन चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहिए और किन चीजों को इंपोर्ट करना चाहिए, ये भी फिक्स कर दिया जाए। तो उससे भी डिमांड और जो एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वालिटी या सिलेक्टिव मेजरमेंट। सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुएशन। ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मींस कोई भी जो इन्वेस्टर है वो कैश के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है ये फिक्स कर दिया जाए। देन रैशनिंग ऑफ, यहां पर जितना भी इन्वेस्टर ने बाहर से पैसा उधार लिया है उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी फिक्स होगी, ये सब रेशो के अंदर डाल दिया जाता है कि इतना ही वो अपनी इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा से उधार ले सकता है। अगर कोई भी इनवायलेंट एक्शन होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसके अंदर इन्वेस्टर कितना जल्दी डायरेक्टली एक्शन ले पाता है, मींस उसको कितना जल्दी सोल्व कर पाता है। मींस अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक से लेके कोई भी इश्यू है तो आरबीआई उनको किस तरीके से सोल्व करता है, ये अगर ये सारी चीजें कंट्रोल की जाए तो एक कंट्री के अंदर एक्सेस जितनी भी डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट सप्लाई। एंड अगर कोई भी डेफिसिट डिमांड होती है तो उसको सप्लाई देके पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे कंट्रोल करने के मेथड एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस डेफिसिट डिमांड को। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।